We'll be discussing about anidation and allelopathy, cotton effect, sorghum effect, and legume effect. This is the third video of Arun Katyan book lecture series. So let's start. First, anidation. तो अंतरसस्यन के अंतर्गत उगाए जाने वाली फसलों के बीच पूरक अंतर क्रिया को एनिडेशन कहते हैं. द कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन बिटवीन द इंटरक्रॉप्स इज कॉल्ड एज एनिडेशन. अंतरसस्यन में एक पौधे का प्रभाव दूसरे पौधे पर निश्चित रूप से पड़ता है. यह स्थान और समय दोनों में होता है. तो जब हम इंटरक्रॉपिंग कर रहे होते हैं तो एक प्लांट का दूसरे प्लांट पर जो इफेक्ट पड़ रहा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जो इफेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनिडेशन बोलते हैं. तो ये मुख्यतः दो तरह का होता है. एक होता है कौन सा, स्थानीय एनिडेशन, और दूसरा होता है टाइम वाला. ठीक है, समय वाला. पहला है अपना स्थानीय एनिडेशन, एनिडेशन इन स्पेस, और सेक्चुअल एनिडेशन. जब इंटरक्रॉप्स के कैनोपी मतलब जो टॉप पोर्शन है, फलक विभिन्न उद्रग तहों में होते हैं तब इनके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन को सेक्चुअल एनिडेशन कहते हैं. ऐसे अंतरसस्यों के फलक पत्तियों अलग अलग उदाग्र स्तर बनाते हैं. ऊंचे पौधों की पत्तियां सबसे अधिक ऊंचाई पर होती हैं जिसमें अधिक धूप सहने की क्षमता होती है तथा अधिक बाष्पोत्सर्जन से बचने की क्षमता होती है, जबकि छोटे ऊंचाई के पौधे छाया प्रिय होते हैं और अधिक सापेक्षिक आर्द्रता सहन करने की क्षमता होती है. इस प्रकार एक फसल दूसरे फसल को सहायता प्रदान करती है. मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग इसी सिद्धांत पर काम करती है. तो जो अपनी मल्टी लेवल जो क्रॉपिंग करते हैं अपन, जिसमें कि अपन डिफरेंट हाइट की जो क्रॉपिंग करते हैं, जैसे कि एक ये ऊंचा प्लांट है, फिर उसके बाद एक उससे कम छोटे, फिर एक उससे कम, फिर एक जो ज़मीन वाला ही, और फिर एक अंडरग्राउंड भी आप लगा सकते हो. तो इस तरह के अपन जो कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं अपन, मल्टी लेवल, क्योंकि आप इसमें जो कैनोपी का साइज़ होता है वो डिफरेंट अकॉर्डिंग चेंज होता जाता है. ठीक है, तो ये किस में है, ये है स्पेस में एनिडेशन है. जैसे कि अपन कॉटन लगा रहे हो, ठीक है, पेपर वगैरह, इनको अगर जो अपन डिफरेंट लेवल वाली कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल. देन हम बात करेंगे टेम्पोरल एनिडेशन या एनिडेशन इन टाइम. सामयिक एनिडेशन परिपक्वता काल में विशेष अंतर वाले अंतरसस्यों के बीच पूरक अंतर क्रिया को सामयिक एनिडेशन या टेम्पोरल एनिडेशन कहते हैं, बशर्ते कि ऐसे अंतरसस्यों को पोषक तत्व एवं प्रकाश की अधिकतम मांग भिन्न हो. देखो टेम्पोरल एनिडेशन क्या कहते हैं, जैसा कि हम बात करें मूंग, एक अपन क्रॉप ले लेते हैं, कौन सी, मूंग उड़द. ठीक है, अपन मान लो मूंग उड़द ले ली और इधर अपन ने मेज ले ली. तो इसके लिए जो ज़रूरत पड़ेगी करीब वो, ठीक है, 25 से लेके 35 दिन के बीच में क्या जो न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जबकि इसको 45 से लेके 55 दिन के करीब सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट पड़ेगी. तो मतलब इनकी जो मांगे हैं वो डिफरेंट होती हैं. हार्वेस्टिंग टाइम भी डिफरेंट होगा और इसका जो अलग अलग स्टेजेस हैं, मतलब कि इनमें टेम्पोरल एनिडेशन पाया जा रहा है. जैसे कि अपन मक्के के साथ मूंग लगा लो, मक्के के साथ उड़द लगा लो, मूंगफली, अरहर, ज्वार, अरंडी प्लस लेवियो, तो ये लगा सकते हैं अपन. देन हम बात करें एलिलोपैथी की. तो एलिलोपैथी में क्या होता है, फसलों के बीच की अंतरक्रिया दूसरे तरह से भी होती है. जैसे पौधे के द्वारा रसायनों का स्त्राव, किसी एक फसल के द्वारा छोड़े गए रासायनिक पदार्थों का दूसरे फसल पर परोक्ष या अपरोक्ष रूप से पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को एलिलोपैथी कहते हैं. तो एलिलोपैथी क्या होता है, देखो हम दो प्लांट लगे हुए हैं, जैसे कि अपना ये प्लांट है और इसने कुछ केमिकल छोड़े जो दूसरे प्लांट को क्या कर रहे हैं, हानिकारक इफेक्ट डाल रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एलिलोपैथी बोलते हैं. यह हानिकारक प्रभाव प्राय एक पौधे की जड़ों द्वारा छोड़े गए रासायनिक पदार्थ या किसी प्रजाति के अपशेष के सड़ने से उत्पन्न होता है. या तो वो जड़ों द्वारा कोई सीक्रेशन निकल रहा है, या फिर उसको जो उसके प्लांट पार्ट है उनके सड़ने के कारण होता है. जैसे कि अपन बात करें सनफ्लावर आगामी फसलों के अंकुरण को रोक देता है. सूर्यमुखी का अवशेष सड़न के दौरान एलिलोकेमिकल्स उत्पन्न करता है, इसलिए सूर्यमुखी की कटाई एवं आगामी फसल की बुआई के बीच 15 से 20 दिनों का अंतराल रखा जाता है. ऐसा करना आगामी फसल को दो तरह से लाभ पहुंचाता है. आगामी फसल एलिलोपैथी केमिकल से बच जाती है, और दूसरा क्या है, सूर्यमुखी के जो अवशेषों के तीव्र सड़न से मृदा में नाइट्रोजन का खनिजीकरण हो जाता है. तो जो अपन बात करें जो एलिलोपैथी की, तो जो एलोकेमिकल जो सनफ्लावर में अपन बात कर रहे हैं, तो सनफ्लावर एलिलोकेमिकल छोड़ता सॉइल में, तो जिसके कारण क्या है, जो अपन दूसरी आगे वाली जो क्रॉप लगाएंगे, तो ठीक है, वो उसको क्या करेगी, उसको न्यूट्रिएंट वगैरह अच्छे से प्रोवाइड नहीं कराएगी और उसकी जो ग्रोथ वगैरह वो रुक जाएगी. तो इसलिए अपन 15 से 20 दिन का अंतराल रखते हैं जो दूसरी क्रॉपिंग बुरे होते हैं. तो इससे क्या होता है कि जो एलिलोपैथिक जो केमिकल्स हैं उनका प्रभाव कम हो जाता है और इनके जो सूर्यमुखी के जो अवशेष हैं वो भी अच्छे से सड़ जाते हैं. तो एलिलोपैथी मुख्यतः दो प्रकार की होती है
ट्रू एलिलोपैथी और दूसरी कौन सी होती है, फंक्शनल एलिलोपैथी। ट्रू एलिलोपैथी का मतलब क्या होती है, हानिकारक पदार्थ किसी पौधे से उस अवस्था में निकलता है जिस अवस्था में दूसरे फसल पर हानिकारक प्रभाव डालता है। मतलब कि जैसे कि एक प्लांट ये है, इससे मतलब एक्स पदार्थ निकला और ये एक्स पदार्थ जाके जो दूसरा प्लांट है, प्लांट 2, इसको डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है, तो ये कौन सा अपना ट्रू एलिलोपैथी है। जबकि अपन बात करें फंक्शनल एलिलोपैथी क्या होती है, इसमें क्या होता है कि ये पहले ठीक है एक्स के रूप में निकला, फिर वो क्या होगा किसी फैक्टर के द्वारा क्या वाई में कन्वर्ट होगा और फिर ये दूसरे प्लांट पे जाकर इफेक्ट करेगा, तो ये क्या अपनी फंक्शनल एलिलोपैथी। ऐसे एलिलोपैथी में हानिकारक पदार्थ का प्रिकॉर्सर निकलता है जो कि बाद में कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा क्रियाशील होकर हानिकारक पदार्थ में बदल जाता है। अब देखो एलिलोपैथी दो तरह से प्रभाव डाल सकती है, ठीक है। इफेक्ट कैसे हो सकता है, एक तो होता है एलो इनहिबिशन और दूसरा होता है ऑटो इनहिबिशन। एलो इनहिबिशन में क्या होगा कि वो दूसरे प्लांट को इफेक्ट करेगी, जबकि ऑटो इनहिबिशन में क्या होगा वो जो एलो केमिकल्स निकल रहा है उसका वो खुद ही को इफेक्ट करेगा। जैसे हम बात करें एलो केमिकल्स कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जो एलिलोपैथी प्रदर्शित करते हों एलिलो रसायन कहलाता है। एलिलो केमिकल्स की मात्रा एवं प्रकार पौधों के आनुवंशिक संरचना तथा वातावरण पर निर्भर करता है। बहुधा पौधे अपनी जड़ों से कार्बनिक पदार्थों का स्त्रावन करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ एलिलो रसायनों की तरह अपने आस पड़ोस उगे प्रजातियों की वृद्धि को रोक देते हैं। जैसे कि अपन बात करें वॉलनट हुआ, कुकुम्बर हुआ, पीच की जीवित जड़ें कुछ ऐसे ही एलो केमिकल्स का स्त्रावन करती हैं। एग्जाम्पल बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम्पल ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो वॉलनट, कुकुम्बर तथा पीच की जो जड़ें हैं वो क्या करती हैं, कुछ एलो केमिकल्स को सीक्रेट करती हैं। कुछ ऐसा रसायन पौधों के वायवीय भागों से स्रावित होते हैं और वर्षा बूंद गिरते पत्तियों या कीटों के द्वारा धरातल पर पहुंचते हैं और नीचे उग रहे पौधों की वृद्धि को रोक देते हैं। जैसे कि यूकेलिप्टस ग्लोबुलस की पत्तियों से स्रावित रसायन सरसों के बीजों के अंकुरण को बुरी तरीके से प्रभावित करता है। जो यूकेलिप्टस ग्लोबुलस है उसकी पत्तियों से जो एलो केमिकल्स निकल रहे हैं वो क्या होंगे, सरसों के अंकुरण को संदमित कर देता है। जब तोरी बीज की बुआई उक्त पेड़ के नीचे की जाती है, कुछ पौधों के अवशेषों के सड़ने से भी ऐसे रसायन उत्पन्न होते हैं जिनका हानिकारक प्रभाव आगामी फसल पर पड़ता है। जैसे कि सूरजमुखी के जो डंठल होते हैं, रेजिड्यूल्स होते हैं, क्रॉप रेजिड्यूल्स को बिना जुताई वाले ज्वार के खेत में मल्च के रूप में डालने पर ज्वार की वृद्धि रुक जाती है। इसके विपरीत किसी पौधे के द्वारा उत्पन्न हार्मोन जैसे पदार्थों का लाभदायक प्रभाव दूसरे पौधे पर पड़ सकता है, जैसे ऋणात्मक एलिलोपैथी कहते हैं। तो ऋणात्मक एलिलोपैथी क्या कहते हैं, जब एक प्लांट से कोई निकल रहा है केमिकल वो दूसरे प्लांट को अगर फायदा पहुंचा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव एलिलोपैथी बोलते हैं। लेकिन लेग्यूम के जड़ गांठ नोड्यूल से दूसरे पौधे को नाइट्रोजन मिलना ऋणात्मक एलिलोपैथी नहीं कहलाता। पर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो प्लांट होते हैं उनसे जो नाइट्रोजन मिल रही है उसको हम एलिलोपैथी उसमें नहीं रखते हैं। अब हम बात करेंगे कॉटन इफेक्ट के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कपास की जड़ें मृदा की निचली तह में जाकर वहाँ से के पोषक तत्वों का उपयोग करती हैं और साथ ही पोषक तत्वों की कम मात्रा अपने उपयोग में लेती हैं। आगामी फसल भूमि की ऊपरी सतह के पोषक तत्वों का उपभोग करती है। ऊपरी सतह में पोषक तत्वों की मात्रा कपास की जड़ों द्वारा थोड़ी बढ़ा भी दी जाती है, अतः आगामी फसल पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे ही हम कपास इफेक्ट, कॉटन इफेक्ट कहते हैं। तो जो हमारी कॉटन की जो रूट्स होती हैं वो क्या होती हैं, थोड़ी गहराई में जाती हैं। क्या ज़्यादा गहराई में जाती हैं और नीचे से क्या करती हैं, न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करके ऊपरी सतह में ले जाती हैं, जिससे कि आने वाली फसल को क्या होगा वो ऊपरी सतह से अच्छे से वो न्यूट्रिएंट ले सकती है, ठीक है। तो यही क्या कॉटन इफेक्ट है जो कि आने वाली किस्म को फ़ायदा पहुंचाता है। देन हम बात करेंगे सोरगम इफेक्ट, जिससे जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो तीव्र वृद्धि करने वाले जो सीरियल्स होते हैं, ठीक है, जो धान्य फसलें होती हैं मिट्टी का भरपूर दोहन करती हैं और इसके अधिक CN रेशियो वाले डंठल तथा अवशेषों के सड़ने में भी ज़्यादा वक्त लगता है। सड़न प्रक्रिया के क्रम में मृदा नाइट्रोजन का कुछ भाग सड़न में कार्यरत सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा अपने विकास हेतु ग्रहण कर लिया जाता है, जिससे मिट्टी में तत्क्षण नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। इसे इमोबिलाइजेशन कहते हैं। तो इसको आप ऐसे दे सकते हो, जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं वो बहुत जल्दी क्या करती हैं, जो सॉइल का भरपूर दोहन करेंगी, जिससे कि क्या होगा CN रेशियो इनका जो स्टेबल्स होते हैं उनका ज़्यादा होता है। अब देखो CN रेशियो ज़्यादा है मतलब कि उसमें नाइट्रोजन कम है, तो नाइट्रोजन कम होगी तो क्या होगा, जो अपने न्यूट्रिएंट होंगे उनका इमोबिलाइजेशन हो जाएगा। क्या होगा, इमोबिलाइजेशन, ठीक है।
स्थिरीकरण हो जाता है। अब देखो ये इमोबिलाइजेशन होगा इन न्यूट्रिएंट का। तो अब हमने जो नेक्स्ट क्रॉप बोई, इसके बाद जब हम नेक्स्ट क्रॉप लगाएंगे तो उस पर क्या होगा, उसको न्यूट्रिएंट या नाइट्रोजन मेनली नहीं मिल पाएगी, क्योंकि नाइट्रोजन तो स्थिर हो गई है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसमें 25% ज़्यादा नाइट्रोजन डाल देते हैं जब हम अगली फसल लगा रहे होते हैं। तो यही क्या अपना सोरगम इफेक्ट है, इसे इमोबिलाइजेशन कहते हैं। और आगामी फसल को शुरुआती दौर में नाइट्रोजन की कमी से गुजरना पड़ता है। इससे सबसे अच्छा उदाहरण है ज्वार। सोरगम इफेक्ट कम उर्वरक मिट्टी में ज़्यादा देखने को मिलता है। जबकि अपन बात करें रागी, इसका अपवाद है। तो अपवाद कौन है सोरगम इफेक्ट का? वो है अपनी रागी, क्योंकि इसका अवशेष तुरंत सड़ जाते हैं। सोरगम इफेक्ट से बचने के लिए आगामी फसल में प्रथम बार उर्वरक डालने के क्रम में 25% अधिक नाइट्रोजन डालनी चाहिए, जिससे कि सड़न प्रक्रिया तीव्र हो जाए। फिर हम बात करेंगे लेग्यूम इफेक्ट क्या होता है। तो जब अपन लेग्यूम क्रॉप लगाते हैं तो क्या लेग्यूम क्रॉप क्या रहती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं और जो क्या कर देती हैं, सॉइल में नाइट्रोजन को ऐड कर देती हैं, जिससे कि आने वाली फसल को क्या होता है, नाइट्रोजन ईजिली प्रोवाइड हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, लेग्यूम इफेक्ट हम बोलते हैं। तो ये अपन ने इसका तीसरा चैप्टर पढ़ लिया है अरुण कात्यायन बुक का। ठीक है, थैंक यू सो मच।